पिछले सेशन में हमने सेक्शन 8 से सेक्शन 23 तक हमने करवा दिया था, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर रिवाइज करवाएंगे ताकि आपको याद भी बनी रहे। और यहाँ पर हम साथ साथ में सेक्शन 8 से लेकर सेक्शन 52 तक हम करवाएंगे। यहाँ पे ये डेफिनेशन क्लोज अभी चल रहा है। यहाँ पर केवल अगर शब्दों कहीं भी मिलते हैं तो आईपीसी में उसका अर्थ कहाँ पर क्या क्या लगाया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 8 में हमने महावत लिंग की परिभाषा में पढ़ाई थी पिछले सेशन में हमने। तो लिंग की परिभाषा में जहाँ कहीं भी अगर पुरलिंग आता है शब्द है तो वहां पर किसी नर और नारी दोनों आते हैं, नर और नारी दोनों ही आएंगे। लिंग में नर और नारी दोनों ही आते हैं। सेक्शन 9 में बताया गया है वचन। जहां एक वचन की बात आती है वहां बहुवचन, और जहां बहुवचन की बात आती है वहां एक वचन की बात की जाएगी। 10 में जो बात करी गई है वो स्त्री और पुरुष की परिभाषा दी गई है। स्त्री और पुरुष की परिभाषा दी गई है। यहाँ स्त्री और पुरुष की परिभाषा लगभग सभी जानते हैं स्त्री और पुरुष कौन कौन होते हैं, लेकिन यहाँ पर आयु को लेकर रिफाइन किया गया है कि किसी वर्ष के आयु का पुरुष और किसी वर्ष के आयु की स्त्री के बारे में बताया गया है। सेक्शन 11 में अगर हम बात करें तो सेक्शन 11 में व्यक्ति की परिभाषा बताई गई है जो विधेय व्यक्ति को लेकर इंगित करता है। इसमें संगम, निगमितिका या कोई संगम या समूह के बारे में बताया है, कंपनी के बारे में व्यक्ति के तौर पे बताया गया है। सेक्शन 12 में लोक की परिभाषा दी गई है। लोक का अर्थ है जहां कहीं भी लोक की बात आती है तो वहां पर लोग यानी कोई वर्ग या समुदाय। लोक का अर्थ है कोई वर्ग या कोई समुदाय की परिभाषा सेक्शन 12 में बताई गई है। सेक्शन 14 के 12 के साथ अगर हम 21 भी पढ़ेंगे तो हमारा और भी सिंपल हो जाएगा थोड़ा, कि यहाँ पे जब लोक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लोक सेवक की बात हो रही है। यहाँ पर लोक सेवक की परिभाषा दी गई है सेक्शन 21 में। इसमें 12 प्रकार के लोक सेवक बताए गए हैं, जिसमें एमएलए, एमपी भी आते हैं। 14 में सरकार के सेवक की परिभाषा दी गई है। दोनों में डिफरेंस केवल इतना है, लोक सेवक और सरकार का सेवक। सरकार का सेवक सरकार के प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन लोक सेवक का नियुक्त किया जाना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक लोक सेवक सरकार का सेवक होना जरूरी नहीं है, लेकिन सरकार का सेवक लोक सेवक होना जरूरी है। सरकार का सेवक की परिभाषा दी गई है सेक्शन 14 में। सेक्शन 17 में दी गई है सरकार की परिभाषा, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों आते हैं। 18 में भारत की परिभाषा दी गई है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा गया है ज्यादातर कि भारत की परिभाषा भारतीय जन संहिता 1860 में कहाँ दी गई है, तो वो धारा 18 में दी गई है। जिसमें पहले ये था कि पहले ये बताया गया था कि 31 अक्टूबर से पूर्व ये था कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत वर्ष था, लेकिन 31 अक्टूबर बाद इसे संपूर्ण भारत कर दिया गया है। 19 में न्यायाधीश की परिभाषा दी गई है। 22 में न्यायालय की परिभाषा दी गई है। ये शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ, पिछले कमेंट सेक्शन में मैंने पिछले सेशन में मैंने पूरा इन्हें डिफाइन किया था, इस शॉर्ट को याददाश्त करने के लिए बता रहा हूँ। सेक्शन 22 में अगर बात करें तो हम सेक्शन 22 की बात करते हैं हम, तो सेक्शन 22 में हमने 21 में लोग सेवक, यहाँ पर हम बात करेंगे तो जंगम संपत्ति की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 22 में जंगम संपत्ति की परिभाषा दी गई है। जंगम संपत्ति वह संपत्ति होती है जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाई जा सके, जैसे कुर्सी, मेज, गाड़ी, कार, ये सब जंगम संपत्तियां हैं। पेड़ कुछ अपवादों में लेकर बताया गया है कि पेड़ जो जब तक वो भूबद्ध है तब तक तो वो स्थावर संपत्ति होती है, लेकिन उसे अगर काट दिया जाए, भूमि से अलग कर दिया जाए तो वो जंगल संपत्ति बन जाती है। 23 में सदोष लाभ और सदोष हानि की परिभाषा दी गई है।
सदोष लाभ और सदोष हानि की परिभाषा दी गई है। सदोष लाभ सदोष हानि की परिभाषा हमने पहले भी बता चुके थे, एक बार यहाँ पर रिवाइज करवा दे रहे हैं। सदोष लाभ वो लाभ है जिसमें व्यक्ति विधि विरुद्ध साधनों द्वारा किसी संपत्ति से सदोष लाभ प्राप्त करता है जिसका वह प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, तो वह सदोष लाभ कहा जाएगा। और सदोष हानि व्यक्ति वह हानि है जो विधि विरुद्ध साधनों द्वारा कोई व्यक्ति सदोष लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी को सदोष हानि कारित करता है। जिसका सदोष हानि जिसको प्राप्त होती है जिसका वह पाने का अधिकारी नहीं है, तो वह सदोष हानि होती है। सदोष लाभ विधि विरुद्ध साधनों द्वारा सदोष लाभ विधि विरुद्ध साधनों द्वारा किसी संपत्ति से लाभ कमाता है जिसका वह कमाने का अधिकारी नहीं है, तो वो सदोष लाभ होगा। और सदोष विधि विरुद्ध साधनों द्वारा कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को सदोष हानि कारित करता है जिसको वह हानि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, तो वह सदोष हानि होगी। अब यहाँ पर बेईमानी की परिभाषा दी गई है। 24 में बेईमानी की परिभाषा दी गई है। चौबीस में बेईमानी की परिभाषा दी गई है। बेईमानी की परिभाषा यह है कि कोई व्यक्ति सदोष लाभ कारित करने के उद्देश्य से किसी को सदोष हानि कारित करता है, तब वह व्यक्ति बेईमानी करता है, ऐसा कहा जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन दी गई है। बेईमानी कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध साधनों द्वारा सदोष लाभ प्राप्त करने के लिए सदोष हानि कारित करता है, तो वह बेईमानी करता है, ऐसी परिभाषा बताई गई है। इसमें दो खंड मान लो कर ली जाए, सदोष लाभ प्राप्त करने के लिए सदोष हानि कारित करता है, यानी 13, 30 और 24 इसीलिए एक साथ पढ़ाई गई है। अब 25 में बात करते हैं तो कपट पूर्वक की बात आती है। बेईमानी के साथ में कपट पूर्वक की बात करी गई है। कपट पूर्वक में डेफिनेशन केवल बताएं कि कोई व्यक्ति कार्य कपट करने के आशय से करता है तो वह कपट पूर्वक कार्य करता है, ऐसा कहा जाता है। कपट की परिभाषा केवल इतनी दी गई, कोई व्यक्ति कपट करने के आशय से कार्य करता है तो वह कपट पूर्वक कार्य करता है, ऐसा कहा जाएगा। सेक्शन 26 की बात करते हैं, विश्वास का कारण। केवल विश्वास का कारण की परिभाषा दी गई है। इसमें ज्यादा कोई पूछा नहीं जाता, इसलिए केवल बता देते कि है क्या। विश्वास का कारण कोई कारण है जिसमें से व्यक्ति विश्वास दिलाने के लिए एक कारण स्पष्ट करता है कि हाँ इसमें विश्वास कर लो, इसे देख के व्यक्ति साधारण रूप से विश्वास कर लेता है, वो इसलिए विश्वास का कारण दिया गया है। 27 की बात करते हैं तो 27 में व्यक्ति बताया गया है कि जो लिपिक है, पत्नी है या पति है, के अधीन यदि कोई संपत्ति है तो वह उसका कब्जेदार माना जाएगा, जिस धारा 27 कह रही है। इसमें जो बताया गया है, जो लिपिक है या पत्नी है या पति है, तो उसके कब्जे में अगर कोई संपत्ति है तो उसे कब्जेदार यानी मालिक माना जाएगा। धारा 28 की बात करते हैं। धारा 28 कूटकरण की बात कर रही है। कूटकरण की परिभाषा धारा 28 में दी गई। धारा 28 में कूटकरण की परिभाषा दी गई है। कूटकरण का अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति एक वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में सदृश प्रवचना करता है, या एक व्यक्ति दूसरे वस्तु को इस आशय से प्रवचना करता है, सदृश करता है, यानी दिखाता है कि वह वस्तु है, यह जानते हुए करता है कि जानते हुए करता है कि वह वस्तु नहीं है, तो वह कूटकरण करता है, ऐसा कहा जाएगा। स्पष्ट रूप से कह देते हैं, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को दिखाकर
दूसरे वस्तु के होने की प्रवचना करता है और वह जानबूझकर ऐसा करता है तब वह कूटकरण करता है, ये कहा जाएगा। साधारण बातों में कह दें, अगर एक व्यक्ति मान लो एक ये मार्कर है, इस मार्कर को हम पेन के रूप में प्रदर्शित करते हैं कि ये पेन है और हम ये जानबूझकर कर रहे हैं कि ये पेन है, तो अब ये कूटकरण कर रहे हैं, ये कैसा माना जाएगा। इसमें एक बात और जोड़ दी गई कि वस्तुओं का समान होना जरूरी नहीं है, वस्तुओं का समान होना जरूरी नहीं है। जैसे मार्कर और पेन दोनों अलग अलग हैं, समान नहीं है, लेकिन सदृश इस आशय से कर रहे हैं कि ये पेन है, तो ये कूटकरण माना जाएगा। धारा 29 में दस्तावेज की परिभाषा दी गई है। यहाँ पर वही दस्तावेज की परिभाषा वही है जो एविडेंस एक्ट में दस्तावेज की परिभाषा दी गई है। किसी वस्तु दस्तावेज की परिभाषा में यही बात आ जाती है, किसी वस्तु या वस्तु कुछ शब्द अंक लिखे गए हो जिसका एक अनुमान इंगित करता हो और अनुमान विषय के बारे में लिखा गया हो जिससे एक अनुमान इंगित करता हो, तो वो दस्तावेज है। साधारण बातों में हम बात करें, किसी विषय के बारे में किसी वस्तु पर कुछ शब्दों द्वारा, अंकों द्वारा, चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया गया है और उससे कोई अनुमान इंगित होता है, तब वह दस्तावेज माना जाएगा। अब 29(a) की बात करते हैं। 29(1) में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की बात करी गई है। डॉक्यूमेंट हाँ, इसमें अगर बात करी जा रही है 29(a) में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की बात करी जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की बात करी जा रही है। इसे सन 2002 में जोड़ा गया था। सन 2002 में जोड़ा गया था। इसकी इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की परिभाषा आईटी एक्ट की धारा 2(1)(t) में दी गई है। धारा 30 की बात करते हैं। धारा 30 में बताया गया है, मूल्यवान प्रतिभूति की परिभाषा दी गई है। धारा 30 में मूल्यवान प्रतिभूति की परिभाषा दी गई है। मूल्यवान प्रतिभूति वह प्रतिभूति है, दस्तावेज है जिसके द्वारा कोई अधिकार, दायित्व का सृजन, खंडन होता है या छोड़ा जाता है, वह दस्तावेज मूल्यवान प्रतिभूति होती है। साधारण स्पष्ट बात हम करें तो इसमें दिया गया है, इसमें साधारण बात करें तो मूल्यवान प्रतिभूति वह दस्तावेज है जिसके द्वारा कोई अधिकार, दायित्व का सृजन होता है या छोड़ा जाता है, जिससे व्यक्ति अभिस्वीकार करता है या खंडन करता है, तो वह दस्तावेज मूल्यवान प्रतिभूति कही जाती है। धारा 31 में बिल की परिभाषा दी गई है। बिल का मतलब क्या होगा, यानी बिल माने वसीयत का द्योतक है। 31 में बिल की परिभाषा दी गई। बिल का मतलब है वसीयती का द्योतक, यानी वसीयत को लेकर वसीयत के बारे में बताया गया है इसमें। धारा 33 की बात करते हैं। कार्य लोभ की परिभाषा दी गई है। कार्य का अर्थ है एक कार्य से और लोभ का अर्थ है एक कार्य के लोभ से। 39 की बात करी गई। 39 बात करी गई स्वेच्छा। स्वेच्छा की परिभाषा दी गई है 39 में। स्वेच्छा का अर्थ है कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए करता है और वो कार्य करता है तो और उस साधन से करता है जिससे वह करने का आशय रखता था, तो वह यह माना जाएगा वह स्वेच्छा
स्वेच्छा से कार्य किया गया है। या साधारण बातों में बात करें, कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा से कार्य करता है, या कोई व्यक्ति किसी कार्य को स्वेच्छा से करता है और उन साधनों द्वारा करता है जिसे वे करना चाहता था। कोई कार्य व्यक्ति करना चाहता था और उन साधनों द्वारा करना चाहता था जिससे वह करने की इच्छा थी, तो वह स्वेच्छा से माना जाएगा कि उसने स्वेच्छा से कार्य किया है। या हम सिंपल और तरीके से कर सकते हैं हम कि स्वेच्छा कोई व्यक्ति अगर कार्य करता है और वह उन साधनों द्वारा करता है जिसके द्वारा वह करना चाहता था, तो वह स्वेच्छा से कार्य करता है, ऐसा माना जाएगा। मान लो कोई व्यक्ति अगर कार से बरेली जाना चाहता है, ये जो है बरेली जाना चाहता है, वो बरेली कार से जाना चाहता है। यहाँ पर केवल स्वेच्छा की डेफिनेशन देगी, ना कि अपराध से संबंधित हुई है। ये जो है बरेली जाना चाहता है, अब वो कार से जाना चाहता है, अब वो कार से जा रहा है, तो ये स्वेच्छा से कार से जा रहा है, ये माना जाएगा। धारा 40 की बात करते हैं। धारा 40 अपराध की परिभाषा की बात करता है। धारा 40 में अपराध की परिभाषा दी गई है। धारा 40 में अपराध की परिभाषा दी गई है। धारा 40 में अपराध की परिभाषा ये दी गई है, कोई कार्य लोग जो विधि द्वारा दंडनीय है वह अपराध है। धारा 41 की बात करते हैं। विशेष विधि, विशेष विधि की परिभाषा दी गई है। 42 में स्थानीय विधि की परिभाषा दी गई है। विशेष विधि से आशय है किसी विषय वस्तु से संबंधित अगर कोई विधि बनाई जाती है तो विशेष विधि कही जाती है। यानी किसी मान लो महामारी से संबंधित अगर कोई कानून बना तो विशेष विधि है, यानी विशेष उद्देश्य के लिए अगर कोई विधि बनाई जाती है तो वो विशेष विधि मानी जाएगी। और स्थानीय विधि वह विधि है जो किसी विशेष स्थान से संबंधित अगर कोई विधि बनाई जाती है तो वो स्थानीय विधि मानी जाएगी। अब धारा 43 की बात करते हैं। धारा 43 में बात करता है अवैध की बात करते हैं। अवैध क्या है? अवैध की परिभाषा है जो विधि विरुद्ध हो। 3 चीजें बताई गई हैं। विधि विरुद्ध हो, जो विधि द्वारा दंडनीय हो, और जो सिविल कार्रवाइयों को उत्पन्न करने का कारण रखता हो। उत्पन्न करने का कारण रखता हो। अवैध की परिभाषा दी गई है केवल। धारा 44 की बात करते हैं। धारा 44 में क्षति की परिभाषा दी गई है। क्षति क्या होती है? क्षति यहाँ पर क्षति की बात बताई गई। क्षति है क्या? क्षति यहाँ पर शारीरिक क्षति की बात कर रहे हैं, शरीर की क्षति, मन की क्षति, ख्याति की क्षति और संपत्ति की क्षति। यहाँ पर 4 प्रकार की संपत्ति बताई गई है क्षतियों के बारे में। शरीर की क्षति, मन की क्षति, ख्याति की क्षति और संपत्ति की क्षति के बारे में यहाँ पर बताया गया। धारा अगर 45 की बात करें तो 45 में बताया गया है, धारा 45 में बताया गया है जीवन के बारे में। जीवन की परिभाषा दी गई है। 46 में जीव जंतु की परिभाषा दी गई है ना। 46 में
46 में जीवन और 46 में मृत्यु की परिभाषा दी गई है। जीवन, मृत्यु, जीव जंतु। 47 में जीव जंतु। 48 में बात करें तो 48 में जलयान की बात करी गई है। 49 में वर्ष भर की 49 में बात करेंगे वर्षा या स्थान। 50 में धारा। धारा की परिभाषा कहाँ दी गई? हम सेक्शन हम पढ़ते आ रहे हैं, उसको हिंदी में कहते हैं धारा। धारा की परिभाषा कहाँ दी गई है? धारा की परिभाषा धारा 60 में दी गई है, 50 में दी गई। सॉरी, 51 में शपथ की परिभाषा दी गई है। 52 में सद्भावना पूर्वक की परिभाषा दी गई है। कोई व्यक्ति अगर कार्य करता है और वह सद्भावना पूर्वक उचित सावधानी सतर्कता से करता है, तब वह यह माना जाएगा कि सद्भावना पूर्वक कार्य किया है। और 52A में संशय की परिभाषा दी गई है। संशय की परिभाषा दी गई है। इस तरीके से हम धारा 8 से लेके धारा 52A तक हमने बताया, जिसमें डेफिनेशन के बारे में बताया गया है। धारा 8 में लिंग की परिभाषा दी गई थी। धारा 9 में वचन की परिभाषा दी गई थी। धारा 10 में स्त्री पुरुष की परिभाषा दी गई थी। धारा 11 में व्यक्ति की। धारा 12 में लोक की परिभाषा। धारा 14 में सरकार का सेवक। धारा 18 में सरकार और केंद्र सरकार की परिभाषा। धारा 18 में भारत की परिभाषा। धारा 19 में न्यायाधीश की। 20 में न्यायालय की। 21 में लोक सेवक, जो 12 प्रकार बताए गए थे। धारा 12 में जंगम संपत्ति, जो कहीं भी ले जाई जा सकती है। धारा 23 में लोग सदोष लाभ सदोष हानि। धारा 24 में बेईमानी की परिभाषा। धारा 25 में कपट पूर्वक। 26 में विश्वास का कारण। 27 में लिपिक पत्नी व पति के अधीन संपत्ति या कब्जे में संपत्ति। धारा 28 में कूटकर्म की परिभाषा दी गई है। धारा 29 में दस्तावेज। धारा 29A में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की परिभाषा दी गई, जिसमें धारा 2002 की IT एक्ट की धारा 21T में जो परिभाषा है वो यहाँ परिभाषा मानी जाएगी। धारा 30 में मूल्यवान प्रतिभूति की परिभाषा दी गई। धारा 31 में बिल की। धारा 33 में लोक और कार्य लोक की परिभाषा। धारा 39 में स्वेच्छा की। धारा 40 में अपराध की। धारा 41 में विशेष विधि और धारा 42 में स्थानीय विधि की परिभाषा दी गई है। धारा 43 में अवैध और धारा 44 में क्षति। धारा 45 में जीवन। धारा 46 में मृत्यु। धारा 47 में जीव जंतु। धारा 48 में जलयान। धारा 49 में वर्षा और स्थान की परिभाषा दी गई। धारा 50 में धारा की। धारा शपथ पत्र 51 शपथ पत्र। धारा 52 में सद्भावना पूर्व। धारा 52A में संशय। यहाँ पर ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादातर पूछ लेते हैं, भारत की परिभाषा कहाँ दी गई है, या फिर धारा की परिभाषा कहाँ दी गई है, जो विशेष रूप से हम लोग ध्यान से नहीं देखते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं कि स्त्री में और पुरुष में किस आयु के वर्ग का द्योतक है, तो यहाँ पर किसी भी आयु के द्योतक माना जाएगा। ये बात हम पहले बता चुके हैं। यहाँ पर लोक सेवक और सरकार का सेवक, क्या प्रत्येक लोक सेवक सरकार का सेवक होना जरूरी है? नहीं है। कभी कभी यहाँ पर आप पूछ लेते हैं विशेष विधि और स्थानीय विधि की परिभाषा के कहाँ दी गई, तो 41-42 में दी गई है। कभी कभी संशय की परिभाषा पूछ लेते हैं। ये डेफिनेशन क्लोज पढ़ाने का मकसद ये है कि एपीओ पीसीजे में ज्यादातर यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर एग्जामिनर पूछ लेता है। इसीलिए केवल हमें ये पता होना चाहिए कि किस धारा में क्या है। अंदर तो बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे लिंक से पूछ लेता है क्वेश्चन, या धारा तुम्हारा सदोष लाभ सदोष हानि से संबंधित पूछ लेता है, कपट पूर्वक से पूछ सकता है, और तुम्हारे कार्य लोक का द्योतक से, और तुम्हारे धारा की परिभाषा पूछ सकता है। अंदर की बात करें तो यहाँ पर मूल्यवान प्रतिभूति से पिछली धारा 2018 में पीसीजे में क्वेश्चन पूछा गया था कि मूल्यवान प्रतिभूति है, उसमें ऑब्जेक्शन दे दिए थे।
कि या जिसमें अधिकार का सृजन करने वाला दस्तावेज या जिसको स्वीकृत करने वाला दस्तावेज या किसी अधिकार को विस्तृत करने वाला दस्तावेज या इनमें से कोई भी। तो यहाँ पर ऐसे करके ऑप्शन दे दिए गए थे, तो उसमें तो जो पढ़ता है अंदर का तो वो बता देगा, वरना नहीं बता पाएगा। इसलिए हमने आज धारा 8 से लेके धारा 55A तक हमने आज बताया है, और 55A के बाद हम धारा बीच में हमने धारा 34 हमने इसलिए छुड़वा दी क्योंकि ये विस्तृत धारा है, समझने की धारा है। ये अलग से अगले सेशन में हम धारा सेशन 34 को अगले सेशन में करवाएंगे। बहुत मुख्य धारा है जो ज्यादातर पढ़ने समझने के उद्देश्य है, इसलिए हम छुड़वा दी ताकि हम इसको अलग से करवाएंगे। आज तक के लिए सर इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, इससे यहाँ पर अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। धन्यवाद, थैंक यू।